यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी में अर्थव्यवस्था की खंड का खासा महत्व है। ये न केवल मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या खासी ज्यादा है। इसलिए अर्थव्यवस्था पर अवधारणात्मक रूप से बेहतर पकड़ बनाना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी जिसका नाम है इकोनॉमी दिस वीक। इसमें हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर विस्तार से आपके साथ बात करते हैं, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपकी सभी घटनाओं पर एक समझ बन सके और इस समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सके, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई भी कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर को देखते हैं जो पिछले सप्ताह लगातार चर्चा में रही है और खबर रही है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से संबंधित हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सूचकांक है, एक ऐसा इंडेक्स है जो कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक गतिविधियों में होने वाली वृद्धि को मापने का प्रयास करता है। तो ये मेजर करता है, किसको मेजर करता है? अलग-अलग औद्योगिक गतिविधियों को मेजर करता है कि उसमें कितनी वृद्धि या गिरावट हुई है। और जब हम अलग-अलग औद्योगिक गतिविधियों को की बात करते हैं तो उसमें विनिर्माण सेक्टर यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो खनन सेक्टर है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, जो माइंस है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब हम इन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसका कारण ये है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में ये तीनों क्षेत्र विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में केवल विनिर्माण सेक्टर की भूमिका लगभग 78% की है। तो आप देख सकते हैं कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि देश में चलने वाली जो विनिर्माण गतिविधियां हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है या उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। किसके द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये जारी किया जाता है और ये किसके तहत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ये सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स एंड कार्यक्रम प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत सीएसओ काम करता है, जिसके द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हमारे सामने लाया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये प्रदान करता है औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ। तो हाल ही में यह आंकड़ा आया है, हर महीने ये आंकड़ा आता है। तो अप्रैल 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सालाना आधार पर 2.7% की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले 8 महीनों का न्यूनतम स्तर प्रदर्शित करती है। जब हम कहते हैं सालाना आधार पर 2.7% की वृद्धि देखी गई है, यानी जो वृद्धि हमें अप्रैल 2024 में देखने को मिली थी, उसके मुकाबले अप्रैल 2025 में जो वृद्धि देखने को मिली है, उसमें 2.7% की वृद्धि हुई है। और ये जो वृद्धि है, ये पिछले 8 महीनों के सबसे न्यूनतम स्तर को प्रदर्शित करती है। यानी जो अगस्त, सामान्यतः अगस्त 2024 से शुरू होने वाला समय है और जो मार्च 2025 तक का समय है, इन 8 महीनों में सबसे कम वृद्धि ये 2.7% की है। इस कथन का मतलब यहाँ पर यह हो जाता है। मार्च 2025 में ये वृद्धि दर कितनी रही थी? सालाना आधार पर 3.94% रही थी, यानी लगभग 4% की वृद्धि देखने को मिली थी। अगर अप्रैल 2025 में आईआईपी सूचकांक की बात करें तो ये 152% रहा, 152 के अंक पर रहा और अप्रैल 2024 में ये 148 अंक पर था, 148 नंबर पर था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया कोई भी आधार वर्ष है, मान लिया आधार वर्ष 2011-12 का आधार वर्ष है, तो 2011-12 के मुकाबले अप्रैल 2025 के आधार वर्ष की अगर हम बात करें, आईआईपी सूचकांक में अगर ये 152 पर रहता है तो उसका मतलब है कि अपने आधार वर्ष के मुकाबले लगभग 52% की बढ़ोतरी प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रैल 2024 में इसने 48% की बढ़ोतरी अभिव्यक्त की थी। डेटा किसके द्वारा जारी किया गया है? जैसा कि अभी आपको बताया, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सीएसओ द्वारा ये जारी किया गया है। प्रमुख सेक्टर्स का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा है, उस पर सामान्य नजर डाल लेते हैं और फिर देखेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है। इन आंकड़ों का निष्कर्ष क्या है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3.4% की वृद्धि हुई है, जो मार्च में 3% थी, तो एक वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है। बिजली उत्पादन में 1.1% की वृद्धि हुई है और खनन उत्पादन में 0.2% की गिरावट हुई है। तो खनन उत्पादन गिरा है। विनिर्माण क्षेत्र के 23 में से 16 उद्योग समूहों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। यह भी एक महत्वपूर्ण
अच्छा संकेतक है। उच्चतम वृद्धि वाले उद्योग कौन से रहे? मशीनरी और उपकरण 17% की वृद्धि, मोटर वाहन ट्रेलर जैसे उद्योगों में 15.4% की वृद्धि, बेसिक मेटल्स में 4.9% की वृद्धि। और अगर आप यूटिलिटी आधारित वर्गीकरण को देखें, उपयोग आधारित वर्गीकरण को देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण वस्तुओं में 4% की वृद्धि देखी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब हुआ देखिए, जैसे हम सड़क, पुल, रेल, अन्य इस प्रकार की गतिविधियों की अगर बात करें या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, तो उसमें 4% की वृद्धि देखने को मिली है। कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुओं में 20% की, लगभग 20% की महत्वपूर्ण वृद्धि है, और ये वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि कैपिटल गुड्स का निर्माण अलग-अलग प्रकार की गतिविधियों को खड़े करने में, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में किया जाता है। इसका कैपिटल गुड्स का सीधा सा मतलब है जब हम मशीनरी पर खर्च करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी कारखाना खड़ा करने के लिए, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो मशीनरी पर खर्च होता है, कल पुर्जों पर खर्च होता है, जो इन्वेस्टमेंट पर खर्च होता है, फर्नीचर पर खर्च होता है, वो सारी पूंजीगत वस्तुओं में आती हैं। और अगर पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च हो रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि भारत में भविष्य में मजबूत वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इंटरमीडिएरी गुड्स, इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उसमें 4.1% की वृद्धि है। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो अंतिम उत्पाद का हिस्सा होते हैं, अंतिम उत्पाद के एक चरण में उनका इस्तेमाल होता है, अपने आप में अंतिम उत्पाद नहीं होते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे जो लंबे समय तक जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप किसी प्रकार का वॉशिंग मशीन खरीदें, फ्रिज खरीदें, कार खरीदें, वो सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आती हैं। उसमें 6.4% की वृद्धि है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, जो लंबी अवधि के लिए आप चीजें नहीं खरीदते हैं, जिसमें खान-पान की वस्तुएं आ जाती हैं, आपकी दवाइयाँ आ जाती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें 1.7% की गिरावट आई है। और प्राइमरी गुड्स यानी कच्चे माल में 0.4% की संक्षिप्त गिरावट है। तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स और प्राइमरी गुड्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। इस सब का निष्कर्ष क्या है? संकेत क्या है? संकेत यह है कि थोड़ा-सा मंदी का माहौल दिख रहा है, क्योंकि जो वृद्धि है ये पिछले 8 महीनों के निम्नतम स्तर पर देखने को मिली है। तो आर्थिक गतिविधियों में कुछ न कुछ सुस्ती का संकेत तो इससे प्राप्त होता है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो वृद्धि है, वो महत्वपूर्ण संकेत है, सकारात्मकता का संकेत है। खनन और उपभोक्ता जो नॉन ड्यूरेबल्स चीजें हैं, उनमें गिरावट चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम जो नॉन ड्यूरेबल चीजें हैं, खान-पान की वस्तुओं पर, दवाइयों या खान-पान की वस्तु जैसी चीजों पर कम उपभोग करते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं लोगों की जो परचेजिंग पावर है, वो तो कम नहीं हो रही है। ये भी उसका एक मतलब लगाया जा सकता है। कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वृद्धि है, वो ये भविष्य में निवेश की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत है। क्योंकि अगर आप कैपिटल गुड्स में निवेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भविष्य में भारत में उत्पादन में बढ़ोतरी होने वाली है। उत्पादन में बढ़ोतरी का सीधा सा मतलब है रोजगार सृजन में वृद्धि, उपभोग में भी महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि, और भारत में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार। ये कैपिटल गुड्स में महत्वपूर्ण निवेश के एक सकारात्मक संकेत को प्रदर्शित करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर वृद्धि हो रही है, तो ये भी एक सकारात्मक संकेत है। तो कुछ गतिविधियों के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि एक आर्थिक सुस्ती की स्थिति देखने को मिली है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर वृद्धि भविष्य में एक सकारात्मक संकेत की ओर इशारा करती है। अगली खबर हमारी बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश से जुड़ी हुई है। आपने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के बारे में तो सुना होगा, जो अलग-अलग कंपनियां भारत में निवेश करती हैं। निवेश किस प्रकार का निवेश है? प्रत्यक्ष निवेश ऐसा निवेश है जो किसी कारखाने की स्थापना, किसी फैक्ट्री की स्थापना या किसी कंपनी का अधिग्रहण इस स्तर से कि मैनेजमेंट में उसके निवेश के कारण उसकी भूमिका स्थापित हो जाए, किसी कार्यालय की स्थापना भी एफडीआई का हिस्सा ही मानी जाती है। तो एफडीआई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और बहिर्गामी यानी आउटवर्ड एफडीआई का मतलब है कि जो भारतीय कंपनियां विश्व के अलग-अलग देशों में निवेश कर रही हैं। इससे हमारे यहाँ जो नेट एफडीआई है, उसमें एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में एक गिरावट देखने को मिली है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट। इसके अनुसार भारतीय कंपनियों का जो विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश है, आउटवर्ड जो एफडीआई है, वो वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 12.5 अरब डॉलर बढ़ गया है, बिलियन डॉलर बढ़ गया है। कुल मिलाकर के 2025 में, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 29.2 अरब डॉलर का निवेश भारतीय कंपनियों ने विदेशों में किया है, और जो पिछले वर्ष की तुलना में 75% अधिक स्थिति को प्रकट करता है। ये दिखाता है
कि एक ऐसे समय में जब वैश्विक अनिश्चितता दिख रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, उस समय में भारतीय कंपनियां विदेशों के अलग-अलग विदेश एक प्रकार से विश्व के अलग-अलग हिस्सों में निवेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका एक मतलब ये भी माना जा रहा है कि कहीं न कहीं भारत में निवेश करने को लेकर के विश्वास की एक कमी है। मंत्रालय के द्वारा चेतावनी भी दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू निवेश में झिझक के बावजूद विदेशों में बढ़ता निवेश एक गंभीर ध्यान देने योग्य विषय है। इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय के अनुसार कंपनियों का ये जो रवैया है, ये दिखाता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर के वे काफी सतर्क हैं और विदेशों में अधिक अवसर देख रहे हैं और इसलिए अगर उनके कोई भी कंसर्न है, कोई भी मुद्दे हैं, तो उनको त्वरित गति से सुलझाने की आवश्यकता है। इस आउटवर्ड एफडीआई में वृद्धि के चलते भारत का जो नेट एफडीआई है, वो कितना 96% गिर करके 0.4 अरब डॉलर रह गया है। यानी भारत का जो नेट एफडीआई का मतलब क्या हुआ? नेट एफडीआई का मतलब है कि भारत ने जितना एफडीआई प्राप्त किया और जो भारत से एफडीआई गया, जिसको हम आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्रत्यक्ष इन्वेस्टमेंट यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में संबोधित करते हैं। तो इसका जो अंतर है वो ही नेट एफडीआई है। तो ये नेट एफडीआई भारत में वस्तुतः बहुत कम रह गया है। 0.4 अरब डॉलर को ही ये प्रदर्शित कर रहा है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें हम ये भी जान सकते हैं कि भारत में जो पूंजी निवेश है, उसका सर्वेक्षण क्या कह रहा है? क्या भारत में पूंजी निवेश करने का माहौल ठीक है या नहीं है? और पूंजी निवेश से संबंधित लेटेस्ट आंकड़े क्या कहते हैं? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पूंजी निवेश सर्वेक्षण के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है यानी वर्ष 2023 से लेकर 2024 में कंपनियों ने 4.2 लाख करोड़ का पूंजी निवेश भारत में किया। फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़कर के 6.6 लाख करोड़ होने की उम्मीद है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में वर्तमान वित्त वर्ष में अगर हम देखें 25 से 26 जो रहने वाला है, ये घट करके 4.9 लाख करोड़ होने का अनुमान है। और अगर ये पूंजी निवेश घटता है तो सीधे से मतलब क्या है? सीधे से मतलब ये है, अगर पूंजी निवेश घट रहा है तो भारत में मशीनरी उत्पादन में यानी जो किसी भी उत्पादन के महत्वपूर्ण आधार होते हैं, मशीनरी, कारखाना, फर्नीचर या जो भी किसी उत्पादन में बुनियादी चीजों का इस्तेमाल होता है, अगर उसमें निवेश घटता है तो भारत में भविष्य में औद्योगिक उत्पादन में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, आर्थिक गतिविधियों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार, सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार घोषित नई परियोजनाओं की तुलना में रद्द परियोजनाओं का अनुपात फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर के 36% हो गया है। इसका मतलब क्या है? मान लिया 100 परियोजनाएं घोषित हुई है और 100 परियोजनाएं जो घोषित है, उन परियोजनाओं में से 36 परियोजनाएं क्या हो जाएं? रद्द हो जाएं। तो रद्द परियोजनाओं का जो प्रतिशत है वो 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी भारत में परियोजनाएं घोषित हुई वर्ष 2024-25 में, फाइनेंशियल ईयर 25 में, उसमें से 36% रद्द हुई। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये प्रतिशत जो है वो केवल 31% के आसपास था और वहीं फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 22% के लगभग ये प्रतिशत था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2025 वित्त वर्ष में जो रद्द परियोजनाएं हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। जिन परियोजनाओं की घोषणा हो चुकी थी उसमें से 36% रद्द हो गई। यानी भारत में कहीं ना कहीं निवेश करने का माहौल बिगड़ा है और ये भी कारण हो सकता है कि भारतीय कंपनियां बाहर अन्य देशों में निवेश करने के रूप में बाहर जा रही हैं, बाहर निवेश कर रही हैं। ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है और उसका संभावित कारण क्या है? कंपनियां वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए सतर्क रणनीति अपना रही है। एक वैश्विक अनिश्चितता है और वैश्विक अनिश्चितता का भारत पर प्रभाव हो सकता है नकारात्मक। इसके कारण ज्यादा सतर्क नीतियां वैश्विक कंपनियों के द्वारा अपनाई जा रही है, भारतीय कंपनियों के द्वारा अपनाई जा रही है। घरेलू अर्थव्यवस्था की नीतिगत अनिश्चितता यानी कहीं ना कहीं उनको भारत की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के बारे में सर्टेन नहीं है, एक अनिश्चितता की स्थिति दिखाई देती है। इसके कारण भी भारत में निवेश को लेकर के वो पूरी तरह से सतर्क है और अपेक्षित रिटर्न को लेकर भी उनमें एक विश्वास की कमी है। उनको ये लगता है भारतीय कंपनियों को अगर वो भारत में निवेश करती हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनका रिटर्न कम हो जाए, तो वो विदेशों में निवेश कर रही हैं। विदेशों में अपेक्षाकृत एक स्थिर यानी स्टेबल और लाभप्रद निवेश यानी उनको ऐसा लगता है कि हमें एक लगातार किसी न किसी रूप में अगर हम निवेश करते हैं विदेशों में तो किसी न किसी रूप में हमें एक लगातार लाभ होता ही रहेगा और इसलिए वो विदेशों में अधिक निवेश करने के प्रति आग्रही होती चली गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दोनों स्रोतों से ये स्पष्ट है कि कंपनियां जोखिम कम उठाना चाहती हैं और अपने लाभ को सुरक्षित करना चाहती हैं।
यानी जोखिम कम लाभ सुरक्षित नीति को अपना रही है। यही इसके संभावित कारण माने गए हैं। अगर हम इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो प्रभाव यह है कि इससे घरेलू निवेश में कमी से, अगर भारत में घरेलू निवेश कम होगा तो उसका प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर पड़ेगा और रोजगार भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। उद्योगों के विस्तार पर भी नकारात्मक रूप से प्रभाव उसमें पड़ेगा। भारत में एफडीआई की नेट इनफ्लो गिरने से विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए की स्थिरता पर भी दबाव पड़ सकता है। किस प्रकार से पड़ सकता है कि अगर भारत में निवेश घरेलू कंपनियां कम कर रही हैं तो इससे क्या होगा, निर्यात भी प्रभावित होगा, और जब निर्यात प्रभावित होगा तो ये विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा, वो भी कम होगा। विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो भारतीय रुपये पर क्या होगा, रुपये पर एक प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक, और रुपये की जो कीमत है वो डॉलर के मुकाबले नीचे भी जा सकती है। सरकार को नीतिगत सुधारों और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है अगर वो इस चीज से बाहर निकलना चाहती है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 25 में पूंजी निवेश में अच्छी वृद्धि देखी गई है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए सतर्कता दिखाना एक विवेकपूर्ण योजना माना जा सकता है, और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए पहले से ही योजना का निर्माण करना और निवेशकों के जो भी कंसर्न है उनका समाधान करके आगे की दिशा में बढ़ना, उन्हें भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति हो सकता है। अगर वो भारत में निवेश को स्थिर करना चाहते हैं, भारतीय कंपनियों द्वारा भारत में ही निवेश किया जाए, इस स्थिति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हाल ही में हमें एक और महत्वपूर्ण खबर पर विचार करना चाहिए, और वो ये है कि भारत में जो रक्षा उत्पादन है, जो डिफेंस प्रोडक्शन है, ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत में जो वार्षिक रक्षा उत्पादन है फाइनेंशियल ईयर 25 यानी वर्ष 2024-25 में ये 1.46 लाख करोड़ यानी 1.46 ट्रिलियन रुपए पहुंच गया है, और ये अब तक का सर्वाधिक स्तर है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये कितना था, 1.27 लाख करोड़ था, और इसके मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 25 में 15% की लगभग वृद्धि देखी गई है। रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर तक पहुंचा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में जो रक्षा निर्यात है 24,000 करोड़ से अधिक हो चुका है, और फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 21,083 करोड़ था, और इस प्रकार से इसमें लगभग 14% की वृद्धि देखने में मिली है। और ये सारे आंकड़े हाल ही में जो सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का वार्षिक बिजनेस समिट हुआ, वहां पर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ये सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। तो रक्षा उत्पादन में इस प्रकार से उसके निर्यात में, प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है, और अलग-अलग देशों को जो भारत का निर्यात है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस बढ़ोतरी में निजी क्षेत्र की भूमिका पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में रक्षा उत्पादन में जो निजी क्षेत्र का योगदान है ये 32,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कुल उत्पादन का लगभग 22% अभिव्यक्त करता है। और फाइनेंशियल ईयर में ये हिस्सा 20 लगभग 21% था, 20.8% था। तो एक वृद्धि हमें यहाँ देखने को मिलती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बड़ी रक्षा परियोजना है, उसमें निजी क्षेत्र की भूमिका को स्थापित किया गया है। एक प्रमुख रक्षा परियोजना में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की साझेदारी को स्थापित किया गया है, और वो परियोजना है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के निर्माण में। ये दरअसल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है जिनका निर्माण करने की घोषणा, एग्जीक्यूशन प्लान भारत में तैयार हो चुका है, उसका घोषणा भी की जा चुकी है, एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है, और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्थापित कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र का आर्थिक क्षेत्र में अगर योगदान की बात करें तो रक्षा मंत्री के अनुसार 10-11 साल पहले भारत का जो रक्षा उत्पादन था वो लगभग 43,000 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर के 1.46 लाख करोड़ हो गया है। रक्षा निर्यात 10 साल पहले लगभग 600-700 करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर के 24,000 करोड़ हो गया, और ये भारत के उभरती निर्माण क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है। भारत विश्व के करीब 100 देशों को निर्यात सामग्री, रक्षा सामग्री निर्यात करता है, जिसमें हथियारों के साथ साथ सिस्टम और सब सिस्टम शामिल है। हथियारों की जब हम बात करते हैं तो इसमें बंदूकें, राइफलें या मिसाइलें शामिल होती हैं। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आप डिमांड कह सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जब हम सब सिस्टम की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि जो मेन चीजें हम बनाते हैं उसके निर्माण में प्रयोग होने वाली जो भी चीजें हैं, जो भी मशीनरी है, कल पुर्जे हैं, वो इसके सब सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत ने हथियार सिस्टम, सब सिस्टम का करीब 100 देशों को ये इससे संबंधित रक्षा सामग्री का निर्यात किया है।
फाइनेंशियल ईयर 25 में रक्षा मंत्रालय ने 2 लाख करोड़ रुपए के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और फाइनेंशियल ईयर 24 के 1 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले ये दोगुनी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है वो देश की आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भविष्य का रोड मैप क्या है रक्षा उत्पादन का? आप जानते हैं कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना के तहत 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसके बाद एक सीरीज में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। इसे मेक इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्षा सचिव के अनुसार रक्षा आधुनिकीकरण बजट का पूरा उपयोग अब किया जाने लगा है, जो कि सामान्यतः पिछले वर्षों में नहीं हो पाता था। तो सरकार अब निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बराबर सहयोग देने का वादा कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी लाने का प्रयास कर रही है रक्षा क्षेत्र में, उसे और बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। यदि रक्षा मंत्रालय और उद्योग इस गति को बनाए रखते हैं तो भविष्य में और अधिक बजटीय आवंटन की मांग वित्त मंत्रालय से की जाएगी तो कि वो रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ाए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो रक्षा बजट रखा गया है वो जीडीपी का 1.9% रहा है, लेकिन ये जो 1.9% है ये भारत की बढ़ती जीडीपी के अनुरूप है। यानी भारत की जीडीपी जो है वो हाल ही के आंकड़े के अनुसार लगभग 4.19 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। पहले जीडीपी कम हुआ करती थी तो उसका अगर उसके बड़े प्रतिशत की हमें आवश्यकता पड़ती थी, जैसे 2%, 2.5%, 3% की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जैसे इकोनॉमी का आधार बढ़ गया है, 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की इकोनॉमी अगर भारत की हो गई है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कम प्रतिशत में भी हम एक बढ़ा हुआ बजट, रक्षा बजट हासिल करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में रक्षा बजट है वो 6.81 लाख करोड़ रुपए का है और जो फाइनेंशियल ईयर 24 था उसमें जो बजट था हमारा वो लगभग 6.21 लाख करोड़ के आसपास था, इसके आसपास था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन परसेंटेज में ये वृद्धि उतनी अभिव्यक्त नहीं होती क्योंकि भारत का जो इकोनॉमी है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी आंकड़ा आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का कि भारत की इकोनॉमी विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है और उसका साइज 4.19 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। अब इन टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का होता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और ऑप्शन डी कृषि। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, फाइनेंशियल ईयर 25 यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का नेट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना रहा? आपके सामने ऑप्शन ए है 4.2 अरब डॉलर, ऑप्शन बी है 2.1 अरब डॉलर, ऑप्शन सी है 1.6 अरब डॉलर और ऑप्शन डी है 0.4 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रमुख रक्षा परियोजना में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी विकसित होने जा रही है? आपके सामने पहला ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन सी है अग्नि 5 और ऑप्शन डी है डीआरडीओ सैटेलाइट मिशन। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।